Assalamu alaikum students, this is your biology teacher Faisal Said. स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर वाइज MCQs वीडियो डिस्कस कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में अब तक हमने चैप्टर नंबर 8 वेरिएशन जेनेटिक्स और चैप्टर 7 सेल साइकिल के MCQs डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर वाइज जो आपकी बुक में गिवन है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स एंड DNA के कुछ MCQs जो आपकी बुक में गिवन है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी हैव अ क्वेश्चन, द 3 पायरामिडीन बेसिस। अच्छा, 3 प्योरीन्स क्या है? एडेनिन, गुआनिन, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। पायरामिडीन्स क्या है? साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। द 3 पायरामिडीन बेसिस इन द न्यूक्लिक एसिड्स आर, तो अभी जैसे मैंने बताया कि एडेनिन गुआनिन प्योरीन्स हैं, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल पायरामिडीन्स हैं। ठीक है, तो वो थायमिन गुआनिन नहीं हो सकता, एडेनिन नहीं हो सकता, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो आपके पास ऑप्शन में ये होना चाहिए। अच्छा, अगर वो DNA है तो थायमिन और अगर वो RNA है तो यूरेसिल होगा। एडेनिन और गुआनिन हमेशा प्योरीन्स और डबल रिंग स्ट्रक्चर कहलाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 2, इन अ न्यूक्लिक एसिड द बेसिस आर ऑलवेज अटैच। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो हमेशा कौन से कार्बन से अटैच होते हैं? तो याद रखिएगा, हमने डिस्कस भी किया था, न्यूक्लिक एसिड में हमेशा जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पर अटैच होते हैं। ठीक है, और अगर फॉस्फेट ग्रुप का पूछा जाता तो हमेशा कार्बन 5 पे अटैच होता। तो नाइट्रोजनस बेसिस विल ऑलवेज अटैच ऑन द कार्बन नंबर 1। द फैक्ट दैट DNA was responsible for the production of bacterial capsules in Griffith's experiment was discovered by। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो है, अगर आपने पढ़ा था, जो बैक्टीरिया स्मूथ और रफ टाइप ऑफ बैक्टीरिया थे और उनको इंजेक्ट किया था माइस में, तो यहाँ पे सवाल में पूछा गया है द फैक्ट दैट DNA वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरियल कैप्सूल्स इन द ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो यहाँ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट तो डिस्कस किया था, वो तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उस एक्सपेरिमेंट में बताया जा रहा था, बल्कि उसको फर्दर इस एक्सपेरिमेंट की बेस को डिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि जब हीट किल्ड S टाइप को R टाइप बैक्टीरिया के साथ इंजेक्ट करते हैं तो R टाइप जो है ना हीट किल्ड की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ख़ुद R से S टाइप यानी वायरलेंट बैक्टीरिया बन जाता है। तो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को फर्दर जो है ना उसकी बेसिस को डिस्कवर करने के लिए 2-3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियॉयड एंड मैकार्टी। तो इन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था और ये 1944 में, ये आपकी बुक में भी लिखा है पेज 149 पे अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट थे। इसके बाद है द ट्रांसफर RNA एंटीकोडॉन। अच्छा, ट्रांसफर RNA का एंटीकोडॉन GAC लिखा हुआ है, इस गिवन है, इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द मैसेंजर RNA कोडॉन विद द सीक्वेंस ऑफ। तो भाई मुझे बताएं, अगर ये ट्रांसफर RNA का एंटीकोडॉन GAC है तो आप इसकी बैक पर आएंगे। अच्छा, बैक से मतलब रिवर्स, आप इसका कोडॉन बनाएंगे। इसका कोडॉन मैसेंजर RNA का कोडॉन है, G के सामने क्या होना चाहिए? C। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, G के सामने C होगा तो A के सामने T नहीं हो सकता क्योंकि आप मैसेंजर RNA की बात कर रहे हैं। G के सामने अगर C है तो A के सामने होगा U और C के सामने होगा G, तो यहाँ होगा CUG। तो क्या हमें हमारे पास ऑप्शन में CUG है? बिल्कुल है, ये रहा CUG। G के सामने C, A के सामने U और C के सामने G। अगर ये DNA की बात करते तो फिर या U की जगह T होता, तो इस वक्त हमारे पास CUG आंसर है इसका। डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड इन अ स्ट्रैंड ऑफ DNA। अच्छा, सवाल को गौर से समझिएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स इन अ स्ट्रैंड ऑफ DNA। ठीक है, देखें हमारे पास DNA का एक स्ट्रैंड है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में अब DNA का ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है स्ट्रैंड, और इसके बीच में क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली आपस में अटैच हैं। ठीक है, सवाल के मुताबिक, अच्छा हम एक काम ये कर लेते हैं, हम DNA का जो डबल स्ट्रैंड है इसको सिंगल कर लेते हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड, ये रहा सिंगल स्ट्रैंड, और हम इसके न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ मेंशन करते जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, अगर हम उसको स्ट्रेट भी करना चाहें तो स्ट्रेट करते हैं, अदरवाइज इसको यूँ मेंशन कर लें। अब इन्होंने सवाल में क्या पूछा उसको ज़रा देखिएगा। सवाल में कहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स इन अ स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ऑफ DNA में कितना होता है? इसका मतलब है, ये सवाल में क्या पूछ रहे हैं? सवाल में पूछ रहे हैं आपसे कि आप हमें बताएं कि इस न्यूक्लियोटाइड का
इस न्यूक्लियोटाइड का और इस न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो वो हमें मालूम है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है। और अगर कहा जाता द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स विद इन द डीएनए स्ट्रैंड आमने सामने, तो इसका और इसका जो डिफरेंस है वो क्या होता है, वो 20 होता है, ठीक है। तो हमसे अभी यानी इसका और इसका डिफरेंस जो है ना वो कितने एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन हमारे पास ये पूछा गया है, ठीक है। तो इस लिहाज से हम क्या बताएंगे 34 एंगस्ट्रॉम, ये सॉरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये 3.4, तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गया। इसके लिए पूरा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए आपको पूरा आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉप कोड। स्टॉप हमने कहा था, एक था स्टार्ट कोड AUG, वो ये रहा। अच्छा, स्टॉप कोड 3 थे, UGA, UAG एंड UAA। तो हमने कहा था आग ओगा, तो UAA नहीं है, UAG नहीं है, UGA है, ये रहा होगा, ये रहा, तो ये होगा स्टॉप। अगर स्टार्ट कोड होता तो AUG, बाकी स्टार्ट और स्टॉप कोड नहीं है। लिखा है बेस्ट प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो डीएनए में होगा आरएनए में नहीं होगा। एडेनिन दोनों में होता है, गुआनिन भी दोनों में होता है। C5H10O4 यस इट इज प्रेजेंट इन डीएनए, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। तो इन्होंने कहा है बेस्ट प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। अगर ये पूछते ना बेस्ट प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए, तो C5H10O5, तो ये वाला शुगर आरएनए में होता है और ये वाला जो शुगर है, जो आंसर है हमारा, वो डीएनए में होता है। तो इस लिहाज से आप इसको C5H10O4 बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। देन वी हैव MCQs नंबर 8। विच पार्ट ऑफ द डीएनए इज नेवर एक्सप्रेस्ड, हेट्रोक्रोमेटिन, हाईली कंडेंस्ड पार्ट ऑफ द डीएनए इज नेवर एक्सप्रेस्ड, कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। और जो लाइटर पार्ट होता है विच कैन बी एक्सप्रेस, वो यूक्रोमेटिन है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर दो नॉन होमोलोगस, अब यहां देखिए ना नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बोला है, द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तो म्यूटेशन है। म्यूटेशन की कौन सी टाइप है, इसको हम कहते थे ट्रांसलोकेशन। म्यूटेशन में ट्रांसलोकेशन की टाइप है बिटवीन नॉन होमोलोगस। अगर बिटवीन होमोलोगस होता वो तो म्यूटेशन ही है, उसको तो वेरिएशन कहेंगे, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर भी कहेंगे। और अगर यहाँ पे विद इन द सेम क्रोमोसोम है तो फिर वो ट्रांसपोजिशन होता। तो ट्रांसलोकेशन क्यों कहा, ये आपको चैप्टर से ही मालूम पड़ेगा कि हमने म्यूटेशन की टाइप्स पढ़ी थी। द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय द जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने क्रोमोसोम का वर्ड यूज किया था। जर्मन बायोलॉजिस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है उसका नाम क्या है, वेल्डर फ्लेमिंग, तो हमने उसका नाम रखा था, बल्कि उसका नाम था डेफिनेटली वॉल्टर फ्लेमिंग, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। 1882 में सबसे पहला जो क्रोमोसोम डिस्कवर किए गए थे वो थे इन द लार्वा ऑफ सालामेंडर, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ केमिकल जिसका नाम था परकिंस एंड लीन। तो ये चीजें भी आप अपने पढ़ी हुई हैं, चैप्टर के इंट्रो में मौजूद हैं। 11 है द डैश आर डीएनए थ्रेड्स विच अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो इनमें सवाल में पूछा जा रहा है कि द डैश आर द डीएनए थ्रेड्स विच अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियस के अंदर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए है, वो एट द टाइम ऑफ डिवीजन न्यूक्लियस में विजिबल हो जाते हैं। तो वो न्यूक्लियस में विजिबल जब होते हैं वो क्या एक्चुअल में वो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जो विजिबल होने लगते हैं प्रोफेज में। द क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम बनते हैं किससे, डीएनए भी है, यस 30 to 40% डीएनए था, हिस्टोन प्रोटीन 50 to 60% था, और 1 to 10% आरएनए भी था। तो हम कहेंगे ऑल ऑफ द अबव, ऑल ए बी एंड सी, यस। व्हाट इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन शुगर कैन। तो शुगर कैन के अंदर क्रोमोसोम की तादाद कितनी है वो भी आपको आपके बुक में ही पेज नंबर 144 पे मिलेगी। और शुगर केन में क्रोमोसोम की तादाद होती है 80 क्रोमोसोम्स, ठीक है। डिप्लॉयड कहा है ना, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स, तो बेसिकली 80 होंगे। और अगर हैप्लॉइड कहते हैं हाफ तो 40 बताते हैं, यानी 40 पेयर्स भी अगर लिखा होता तो वो भी आंसर करेक्ट था। व्हाट इज, अच्छा नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको याद होने चाहिए, पेनिसिलियम, मॉस्किटो, ड्रोसोफिला, गार्डन पी, फ्रॉग, ह्यूमन, शुगर केन, फर्न, जो आपकी बुक में गिवन है एटलीस्ट वो तो याद हो। व्हाट इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फ्रॉग। अब तो देखिए फ्रॉग के लिहाज से अगर आप बात करते हैं तो फ्रॉग में क्रोमोसोम की तादाद होती है डिप्लॉयड 26, हैप्लॉइड बोलेंगे तो 13 बोलेंगे, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं,
डिप्लॉयड हैप्लॉयड होते हैं 23 गैमीट्स में होते हैं। देन वी हैव अ नेक्स्ट वन, व्हाट इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फर्न। तो फर्न के लिहाज से जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं वो 1000 है, 1000, और फर्न में हैप्लॉयड या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 500 होंगे। देन वी हैव विच 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स कंटेन 23 क्रोमोसोम। जायगोट में होते हैं नॉर्मल लिवर, सॉरी नहीं 23 क्रोमोसोम है ना, तो जायगोट तो डिप्लॉयड होता है तो नहीं होगा। नॉर्मल लिवर सेल में भी नहीं है, स्किन सेल ऑफ द फीमेल नहीं है, एंड ओवम, यस ओवा जो ओवम है ना हैप्लॉयड होता है, तो 23 क्रोमोसोम हाफ होते हैं, 23 हैप्लॉयड है। बाकी तीनों में डिप्लॉयड होते हैं 46 क्रोमोसोम। जायगोट में भी 46 होंगे क्योंकि वो बेसिकली मेल और फीमेल की फ्यूजन से बन चुका होता है। 15 16 के बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 17। सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच टू एन एरिया कॉल्ड। सिस्टर क्रोमैटिड हमेशा जब अटैच होते हैं वो बेसिकली सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं, ठीक है। एंड द क्रोमैटिड्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। हाँ, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स को हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। एक ही क्रोमोसोम जिनका एक ही क्रोमोसोम जिसके सेंट्रोमेयर के साथ क्रोमैटिड्स अटैच होंगे तो वो यानी वो क्रोमैटिड जिनका सेंट्रोमेयर कॉमन है, जो एक ही सेंट्रोमेयर से अटैच है, वो सिस्टर हैं। और जो अलग अलग क्रोमैटिड्स यानी कि 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं उनके सेंट्रोमेयर अलग हैं तो क्रोमैटिड्स अलग हैं, नॉन सिस्टर। तो ये मैं काफ़ी डिटेल में चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम एंड डीएनए में डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर्स में, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। डीएनए थ्रेड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर टर्म्ड एज, तो डीएनए थ्रेड्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना उनको हम क्रोमोनेमा कंसिडर करेंगे। क्या कहते हैं उनको? क्रोमोनेमा। सेंट्रोमेयर, okay, centromere contains a disc shaped protein to which the spindle fiber attach। वो disc shaped proteins kinetochore प्रोटीन कहलाई जाती है जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। A pair of morphologically similar chromosomes is known as, एक पेयर morphologically similar chromosome को homologous chromosome कहेंगे। The dash is a sex chromosome, ठीक है। अब sex chromosome ऑटोसोम कभी नहीं होते, X क्रोमोसोम भी है, यस Y भी है, तो X और Y दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम है, बोथ B and C, और X और Y के अलावा बाकी सारे ऑटोसोम्स कहलाए जाएंगे। 23 ऑप्शन है कि द डैश क्रोमोसोम्स हैव आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ विद द सेंट्रोमेयर इन द मिडल, तो हमेशा याद रखिएगा मेटासेंट्रिक इक्वल आर्म्स होते हैं, यस। 24 में है कि द डैश क्रोमोसोम्स हैव शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म्स ऑफ अनइक्वल लेंथ विद द सेंट्रोमेयर मोर टुवर्ड्स वन एंड, एक तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, अब अनइक्वल लेंथ है और सेंट्रोमेयर मोर टुवर्ड्स वन एंड, तो इसके लिहाज से अगर हम डिस्कस करेंगे मेटासेंट्रिक नहीं है टीलो, सब मेटासेंट्रिक जो है ना उसमें अनइक्वल आर्म्स होते हैं और एक बड़ा और एक छोटा यानी अनइक्वल आर्म्स मौजूद होंगे। देन वी हैव क्रोमोसोम्स हैव अ सेंट्रोमेयर। अब ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के लिहाज से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, मेटासेंट्रिक, टीलो, एक्रो एंड सब मेटा। तो क्रोमोसोम्स हैव अ सेंट्रोमेयर एट very near to one end and a very small short arm, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है एक्रोसेंट्रिक की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मेटा, टीलो, सब मेटा और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के नाम और उनकी डिस्क्रिप्शन याद होगी। डायग्राम में भी आपको मालूम होने चाहिए, हमने डायग्रामेटिकली भी डिस्कस किया था। द मोस्ट अबंडेंट क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। क्रोमोसोमल प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन है जो 2 तरह के अमाइनो एसिड हैं जिनमें आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हाईली कंडेंस्ड, वैसे तो प्रोटीन नेगेटिवली मगर ये 2 प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। हाईली कंडेंस्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव डीएनए फॉर्म, यानी वो एरिया डीएनए का या क्रोमोसोम्स का जिसकी ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, वो हाईली कंडेंस्ड है, इनएक्टिव पार्ट होगा, उसको हेट्रोक्रोमैटिन कहेंगे। और इसका ऑपोजिट जो जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है और लेस कंडेंस है वो यूक्रोमैटिन होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। Which of the following is not a characteristic of DNA? Composed of nucleotides, yes. Complementary, yes. Contain ribose, नहीं. Contain deoxyribose, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड। तो अगर हम कहेंगे कि कंटेन राइबोस तो नहीं, इसमें राइबोस नहीं होगा। बेसिकली पेंटोज तो कह सकते थे, पेंटोज 5 कार्बन शुगर है, मगर राइबोस नहीं होगा, इसमें होगा डीऑक्सीराइबोस, तो ये नहीं है, बाकी सब ठीक है। विच स्ट्रक्चर बिकम्स विजिबल व्हेन सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग? जब सेल्स डिवाइड होने लगता है तो सबसे विजिबल स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं, यस। न्यूक्लियर तो इनविजिबल हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन का तो कोई रोल ही नहीं है उस विजिबिलिटी से। देन वी हैव 30 एमसीक्यूज नंबर 30। एमसीक्यूज नंबर 30 है द बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन नाइट्रोजनस बेस ऑफ द डीएनए इज।
अच्छा, जो डीएनए के आमने सामने जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो द बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ द डीएनए। अच्छा, नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए आमने सामने का जिक्र ही हो रहा है, विद इन द सिंगल स्ट्रैंड लिखा होता तो वो फॉस्फोडाइएस्टर होते, तो बेसिकली वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन और थाइमीन में डबल, और गुआनिन और साइटोसिन में हमेशा ट्रिपल। एडेनिन हमेशा थाइमीन और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ द बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अटैचमेंट ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अच्छा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ चुके थे एप्लीकेशन ऑफ डीएनए में। अटैचमेंट ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स टू डीएनएज लैगिंग स्ट्रैंड इज फैसिलिटेटेड बाय। तो डीएनएज के लैगिंग स्ट्रैंड से अटैचमेंट ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे वो लाइगेज है एंजाइम जो उनको उनकी सिंथेसिस करवाएगा, मतलब उनकी फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। अटैचमेंट कह सकते हैं उसको। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। अच्छा, आरएनए बन रहा है डीएनए से, अगर डीएनए आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाया जाएगा। और अगर हम कहेंगे कि आरएनए से डीएनए बन रहा है, फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन है, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए फ्रॉम डीएनए, जो कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाया जाएगा। और फिर आरएनए से प्रोटीन बनने का अमल ट्रांसलेशन कहलाया जाता है। यूएए रिप्रेजेंट्स। यूएए क्या है? स्टार्ट नहीं है। UAA आग उगा, ये वाला स्टेटमेंट याद अगर आ रहा हो आपको, तो हमने बताया था UAA बेसिकली स्टॉप कोडॉन या स्टॉप कोड कहलाया जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें हमारे पास स्टॉप कोड और हम इसको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए बोथ, और बोथ कहाँ है? बोथ A and B, यस दिस वन। तो यहाँ हमारे पास जो है ना आंसर होना चाहिए इसका स्टॉप कोडॉन। UAA स्टॉप कोड भी कहलाया जाता है, या हम इसको नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस वो होते हैं जो बेसिकली टर्मिनेशन कॉज करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को कंप्लीट। तो A and B वुड बी आंसर ऑफ 33। UAA, UAG, UGA ये तीनों ही स्टॉप कोड या नॉनसेंस कोडॉन कहलाए जाते हैं, ठीक है। द कैप्स एंड टेल्स अटैच टू मैसेंजर RNA प्रोटेक्ट इट फ्रॉम। तो हमने टॉपिक डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन, और उसमें हम जब मैसेंजर RNA की सिंथेसिस होती है तो मैसेंजर RNA में पोली ए टेल कंसिडर किया जाता है। तो वहाँ जो कैप्स और टेल्स होती हैं वो मैसेंजर RNA को प्रोटेक्ट करती हैं डिग्रेडेशन से, और वो किसके इफेक्ट से? फॉस्फेटेजेस एंड न्यूक्लियेसेस एंजाइम की डिग्रेडेशन से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है, इसको आपको मेमोराइज याद रखना होगा कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉस्फेटेजेस एंड न्यूक्लियेसेस एंजाइम। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बीइंग ट्रांसक्राइब्ड इज कॉल्ड एज टेम्पलेट, या हम इसका एक और नाम भी रखते हैं। तो इसके लिहाज से हम क्या बताएंगे कि वो स्ट्रैंड डीएनए का जो बेसिकली ट्रांसक्राइब होता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। एंटीसेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, लेकिन जो उसके ऑपोजिट होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन में कोई रोल नहीं है, हम उसको कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। तो यहाँ पे टेम्पलेट का दूसरा नाम है एंटीसेंस स्ट्रैंड। इफ म्यूटेशन अकर इन वन और फ्यू बेस पेयर देन इट इज कॉल्ड। अगर म्यूटेशन हो रही है और वो किसी एक या चंद बेस पेयर्स में हो रही है, हम उसको या वो पॉइंट म्यूटेशन कंसिडर करेंगे। ये भी म्यूटेशन पढ़ चुके। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज ऑलवेज फ्रॉम 5 into 3 एंड, यस 5 to 3। तो रेप्लिकेशन जब भी होगी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो 5 into 3 की डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करेगा, एज वी हैव डिस्कस इट अर्लियर। 37 के बाद 38 है, हाउ मैनी प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियोसोम के अंदर जो प्रोटीन्स है वो 8 प्रोटीन्स है, जिन्हें ऑक्टामेयर कहते हैं, और प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। इफ MCQ 39, इफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सिंगल क्रोमोसोम वर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन इट वुड बी मोर देन, यानी इसका मतलब यह है कि सिंगल डीएनए की जो लेंथ होती है किसी क्रोमोसोम में वो कितनी होती है? वो होती है 2 मीटर या 7 फीट। तो हमारे पास ऑप्शन फीट में 4, 5 और 5 मीटर्स हैं, विच इज 2 मीटर, और 7 फीट का ऑप्शन है। तो यस, ये आंसर। द डीएनए डुप्लेक्स इन अ क्रोमोसोम इज कॉइल्ड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स every 200 nucleotides, every after 200 nucleotides forming a complex called, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो जब भी डीएनए
8 हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द रैप होता रहेगा, तो हर 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा वो न्यूक्लियोसोम कहलाया जाएगा। ये न्यूक्लियोसोम्स आपस में जब कॉइल होंगे तो इनकी कॉइलिंग को सुपर कॉइलिंग कंसिडर करते हैं। ये टॉपिक आपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में पढ़ा होगा। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय वॉल्टर सॉटन, ठीक है, scientist. The result of Hershey and Chase experiment showed that the dash of the virus enter the host where viral replication takes place. तो यहाँ हर्शे और चेज ने प्रूव किया था कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का जो डीएनए है वो होस्ट में पेनिट्रेट करेगा और फिर वो रेप्लिकेट होगा। प्रोटीन का कोई भी रोल नहीं है उससे रिलेटेड टू। हर्शे एंड चेज यूज रेडियो एक्टिव डैश टू लेबल द डीएनए। अच्छा, तो हर्शे और चेज ने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को यूज़ किया था डीएनए को लेबल करने के लिए और प्रोटीन को लेबल करने के लिए रेडियो एक्टिव सल्फर। तो यहाँ होगा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल किया था। इन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का जो एक्सपेरिमेंट था उसके हवाले से बात हो रही है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया किल्ड द माइस, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किल्ड द माइस, बिल्कुल नहीं। हीट किल्ड एस जो है उन्होंने भी माइस को नहीं किल किया। आर जो है वो जो नॉन वायरलेंट है उन्होंने भी माइस को नहीं मारा। अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया फेल्ड टू किल द माइस, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। फेल्ड लिखा है, अगर लिखते कि यस दे ट्रिगर द किलिंग ऑफ द माइस तो फिर बात ठीक थी। लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया किल द माइस, यस लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने माइस को किल किया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक्सपेरिमेंट से ही चीज़ें हमें पता चली हैं। देन वी हैव MCQs 45। व्हाट आर बेस पेयरिंग रूल्स फॉर डीएनए। अच्छा, डीएनए के बेस पेयरिंग रूल्स हमेशा एडेनिन एट गवर्नमेंट कॉलेज, याद है, एट गवर्नमेंट कॉलेज। एडेनिन विल ऑलवेज मेक अ बॉन्ड विथ थायमिन एंड गुआनिन विथ साइटोसिन। एडेनिन थायमिन में डबल हाइड्रोजन, गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो एट गवर्नमेंट कॉलेज जैसे हमने वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में, तो ये है उसका बेस पेयरिंग रूल। अ डीएनए स्ट्रैंड हैविंग द सीक्वेंस, अच्छा एक डीएनए स्ट्रैंड है उसकी सीक्वेंस है CGATTG वुड कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस। सबसे पहले तो मुझे बताएं ना कि डीएनए स्ट्रैंड है हैविंग द सीक्वेंस CGATTG वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो दूसरा है वो कौन सा है? C के आगे G होना चाहिए, ये रहा, इन दोनों A और B रॉन्ग है। C के आगे G होना चाहिए, G के आगे C होना चाहिए, तो हमें यहाँ मिल गया, यहीं से मिल गया। A के सामने T होना चाहिए, दोनों T के सामने A और G के सामने C, तो इसका मतलब है डीएनए के एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस गिवन है, डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस हमने मालूम कर ली, ठीक है। अच्छा 47 है, इन द डीएनए डबल हेलिक्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आर हेल्ड टुगेदर। डीएनए के डबल हेलिक्स में जो कॉम्प्लीमेंट्री आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं आर हेल्ड टुगेदर, तो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। एंड 48 है, ईच यूनिट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड कंसिस्टिंग ऑफ अ शुगर। अच्छा एक न्यूक्लिक एसिड जो है वो शुगर कंसिस्टिंग ऑफ अ शुगर अटैच्ड फॉस्फेट ग्रुप एंड बेस इज, अच्छा एक तो शुगर है फॉस्फेट और बेस जो है वो अब इन्होंने सवाल में पूछा है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए का जो एक यूनिट होगा जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होगा उससे फॉस्फेट अटैच होगा और बेस नाइट्रोजन बेस अटैच होगा, तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के उस एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियोलस नहीं, हिस्टोन नहीं, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डीएनए और आरएनए का जो बेसिक यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट। थायमीन एंड साइटोसिन आर पायरिमिडीन्स, बिल्कुल ठीक है। बेसिस सिंगल रिंग स्ट्रक्चर which have a single ring structure, तो yes they have a single ring structure। और प्योरीन्स एडेनिन गुआनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। the rungs of the ladder DNA जो उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से बात हो रही है, तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। अच्छा रंग्स ऑफ लैडर जो डीएनए है जो डबल स्ट्रैंड और हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके जो रंग्स जो जिनको हम स्टेप्स भी कहते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ से बने होते हैं? बहुत ही आसान है, यहाँ देखिएगा, अगर ये रंग्स हैं तो ये बीच वाले स्ट्रक्चर, यानी यूँ समझ लें अगर हमारे पास जो है वो ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, और लेट्स सपोज हम इसको डीएनए का डबल स्ट्रैंड कंसीडर करते हैं, तो ये एक स्टेयर जैसा स्ट्रक्चर है, ये इसके अपराइट्स हैं, किनारे अपराइट्स हैं, ठीक है, और इन किनारों में जो सेंट्रल पार्ट अटैच होगा
अगर हम इनका जिक्र करें तो ये हैं, ये जो आप बनाएंगे ना ये रंग्स हैं, ये हमेशा किस चीज़ से बने होते हैं, ये हमेशा वाटसन ने क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ा होगा, ये नाइट्रोजनस बेसिस से बने होते हैं। जो किनारे हैं ना अपराइट्स वो बने होते हैं पेंटोज शुगर, यानी ये अपराइट्स हैं, ये पेंटोज शुगर से बने होते हैं फॉस्फेट, और बीच में रंग्स जो है ना वो नाइट्रोजनस बेसिस है। और 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, रंग्स ऑफ द लेटर डीएनए आर क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस। तो डिऑक्सीराइबोज शुगर नहीं, फॉस्फेट ग्रुप राइबोज शुगर नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डेड बेसिस, यस हाइड्रोजन बॉन्डेड बेसिस होंगे, एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ अटैच होगा। देन वी हैव 51, विच 2 साइंटिस्ट प्रपोज द 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। तो जो 2 साइंटिस्ट थे उनमें एक का नाम था बीडल और एक का नाम था टैटम, जिन्होंने 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस पेश किया था। ये भी आपकी बुक में गिवन है। द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स इन, हमेशा जीन एक्सप्रेशन के 2 स्टेप्स हैं और वो दोनों ही कंप्लीट होंगे तो जीन एक्सप्रेशन होगा। एक था ट्रांसक्रिप्शन जो पहला था, फिर ट्रांसलेशन। तो यहां ऑप्शन होना चाहिए ए एंड बी बोथ। देन वी हैव अ क्वेश्चन 53, व्हाट नेम इज गिवन टू द प्रोसेस इन विच द इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन अ स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोटीन। हम इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे जिसमें इंफॉर्मेशन जो एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन कोड होती है उसको यूज करते हुए प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है। तो बेसिकली वो ट्रांसलेशन है, हम उसको ट्रांसलेशन कहेंगे, जो जीन एक्सप्रेशन का सेकंड स्टेप था। अच्छा, व्हाट नेम इज गिवन टू द प्रोसेस इन विच अ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर। अब इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे जिसमें एक डीएनए को यूज किया जाता है आरएनए का स्ट्रैंड बनाने के लिए, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और पहले ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन होता है। For 20 different kinds of amino acids there should be, अब देखिएगा अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 20 different types of, and there should be how many of different codons। तो 20 different types of amino acid के लिए there are 64 codons। कोडॉन्स तो 64 होंगे, लेकिन याद रखिएगा एंटी कोड्स, एंटी कोडॉन 61, 3 हमारे पास जो स्टॉप कोड्स होते हैं उनके एंटी कोड्स नहीं होते, इसलिए 3 माइनस करेंगे। तो हमसे कोडॉन्स पूछा है तो 64 फॉर 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड देयर शुड बी 64 कोडॉन्स। द इनिशिएशन कोडॉन फॉर एवरी जीन, हर जीन का इनिशिएशन या स्टार्ट कोड क्या होगा, AUG। ठीक है। द जेनेटिक कोड यूजेस सीक्वेंस ऑफ डैश नाइट्रोजन बेसिस टू एनकोड एन अमाइनो। एक अमाइनो एसिड को पिक करने के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनका कोड बनता है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोड बनता है, AUG, AUC, UUA, UCC, UGG ऐसे करके, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स। कोडॉन इज प्रेजेंट इन, हमेशा कोडॉन मैसेंजर आरएनए में मौजूद होते हैं, एंटी कोडॉन। अच्छा, द बाइंडिंग ऑफ द कोडॉन एंड एंटी कोडॉन इज नोन एज, आप उसको जो है वो ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं कहेंगे, कोडिंग नहीं कहेंगे, इसको डी कोडिंग, असल में इसको ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं, ट्रांसलेशन है नहीं। तो जब भी कोडॉन के सामने एंटी कोडॉन्स अटैच होते हैं और इस तरीके से राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसको डी कोडिंग भी कहेंगे या ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा कोडिंग और ट्रांसक्रिप्शन एक ही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉप कोड, तो UAG यस, UAA यस, UG, तो तीनों ही हमने पढ़ा था आग उगा, तो आग उगा, UAG, UAA, UGA और ऑल ABNC ये स्टॉप कोड होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सवाल है 61, क्वेश्चन नंबर 61, अ परमानेंट ऑल्ट्रेशन इन द DNA ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के DNA में परमानेंट चेंज हो जाएगा तो हम उसे म्यूटेशन कंसिडर करेंगे। ठीक है। व्हाट जेनेटिक टर्म डिस्क्राइब्स द सिचुएशन व्हेन अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम इज ब्रोकन ऑफ एंड लॉस्ट, जब क्रोमोसोम का कोई हिस्सा टूट जाए या रिमूव हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको म्यूटेशन। और म्यूटेशन की कौन सी टाइप है, डिलीशन, रिमूव हो गया। एन एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स अगर होगा तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, म्यूटेशन में पढ़ चुके थे। What genetic term describes the situation when a part of a chromosome may be present in excess to the normal? अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट एक्स्ट्रा है, उसका कोई हिस्सा या उसकी कोडिंग रिपीट हुई भी है, तो उसको हम लोग डुप्लीकेशन कंसिडर करते थे। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड बाय द एंजाइम, तो ट्रांसक्रिप्शन जिसमें DNA से RNA बनता है, इसको इनिशिएट करता है RNA पॉलीमरेज एंजाइम।
We have a 66, question number 66. Sickle cell anemia is caused by a change in the amino acid sequence of the 2 beta chains in the hemoglobin. ठीक है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स की शेप सिकल शेप हो जाती है. म्यूटेशन है बेसिकली. हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स हैव बीन चेंज इन ईच बीटा चेन कंपेयर टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन? जस्ट वन. कौन सा? ग्लूटामिक एसिड. अ ग्लूटामिक एसिड विल रिप्लेस बाय द वेलिन. ठीक है, तो अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह एक दूसरा अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाए तो उससे शेप ऑफ हीमोग्लोबिन जो है मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगी और आरबीसी सिकल शेप हो जाएंगे. ओके, फिनाइल कीटोनूरिया. ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया मेंटल रिटार्डेशन डिसऑर्डर है. इज एन ईटिंग डिसऑर्डर? बिल्कुल नहीं. इनहेरिटेड डिजीज दैट इज treated by the diet, almost treated by the diet. Neurotransmitter deficiency caused by an accident after birth? जी नहीं. That is an inherited disease that can be treated by the diet or diet restricted diet देंगे जिसमें फिनाइल एलेनिन अपटेक नहीं होगा पेशेंट का. तो ये एक पूरी रीज़न हमने बताई थी कि क्यों जो है ना फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की ना होने की वजह से ये बीमारी हो जाती है. Then we have a question 68. The dash is a chromosome rearrangement in which a segment of a chromosome is reversed end to end. अगर क्रोमोसोम में उसकी सेगमेंट मिरर इमेज हो जाए और उसमें कहीं पे एडिशन या डिलीशन ना हो तो उसको इनवर्जन कंसीडर करते हैं. हम ये भी पढ़ चुके थे. ठीक है, म्यूटेशन में आरएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी अमाइनो एसिड्स टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड. आरएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी अमाइनो एसिड्स टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड इज, तो वो कौन सा आरएनए होगा जो अमाइनो एसिड्स को लेकर जाएगा और पॉलीपेप्टाइड की चेन को बढ़ाता जाएगा. तो बेसिकली अमाइनो एसिड को पिक करने का काम ट्रांसफर आरएनए का होता है. तो यहाँ पे आपसे ट्रांसफर आरएनए का जिक्र हो रहा था. इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड. अच्छा, सिकल सेल एनीमिया नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रेड ब्लड सेल में अपनी जगह होता है, मगर सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय द वेलिन अमाइनो एसिड. ठीक है. एंड 71 है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए कॉपी इज नोन एज. डीएनए कॉपी की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? तो डीएनए फॉर्मेशन ऑफ डीएनए कॉपी, डीएनए की कॉपी बनने को रेप्लिकेशन कहा जाएगा, रेप्लिका कॉपी. ठीक है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार्ट कोड? तो हमें मालूम है AUG को हम स्टार्ट कोड कंसीडर करेंगे. ठीक है, AUG इज अ स्टार्ट कोड. 73 द आरएनए विच प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट ऑन राइबोसोम. राइबोसोम को एक्टिव करना और वहाँ साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करना किसका काम है? आरएनए का. दिस वन. सिर्फ आरएनए तो नहीं बोलेंगे, आरएनए तो 3 तरह के होते हैं. तो राइबोसोमल आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑन द राइबोसोम. ये हमने आरएनए उसकी 3 टाइप्स की डेफिनेशन में डिस्कस किया था. डीएनए इज रैप्ड अराउंड द 8 हिस्टोन प्रोटीन आफ्टर कितने न्यूक्लियोटाइड? हर दफा डीएनए जब भी 8 हिस्टोन प्रोटीन की रैप होगा तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का गैप आएगा? ये भी आपको याद है जब आपने डिस्कस किया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये उससे रिलेटेड है. एवरी आफ्टर 200 न्यूक्लियोटाइड. वॉल्टर फ्लेमिंग स्टेन्ड सम सेल्स. अच्छा, वॉल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था 1882 में और उसने स्टेन किया था सम सेल्स विद. अब वो केमिकल क्या था और वो कौन से सेल्स को स्टेन किया था? बेसिकली लार्वा ऑफ सैलमेंडर टू सी हाउ क्रोमोसोम वुड लाइक अंडर द माइक्रोस्कोप. तो दैट वाज पर्किंस एनालिन डाई. तो पर्किंस डाई की मदद से उसने उसको आइसो जो है वो विजिबल. तो क्रोमोसोम्स एक्चुअल में कलरलेस होते हैं बट दे आर विजिबल एट दैट टाइम. तो क्रोम कलर्ड और सोमा बॉडी को तो कलर्ड बॉडीज का नाम दिया गया. देन वी हैव क्वेश्चन 76. व्हाट इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला. अब जो ड्रोसोफिला है फ्रूट फ्लाई, क्रोमोसोम उसमें होते हैं 8, टोटल 8 क्रोमोसोम्स है. ठीक है. अच्छा, अब ये जो 8 क्रोमोसोम्स है डिप्लॉयड है, लेकिन अगर हैप्लॉयड होते तो 4 होते. इस लिहाज से आपका आंसर है 76 का 8. तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके तो नहीं याद हो सकते, लेकिन जो आपकी बुक में एटलीस्ट गिवन है, आप अगर अपनी बुक देखें टेक्स्ट बुक पेज नंबर 144 तो वहां आपको जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट स्पीशीज गिवन होंगे. द डायमीटर ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है, विड्थ हम कह सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉम है. ये भी हमें वाटसन-क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए से याद है. शुगर फॉस्फेट, अगर रेडियस होता हाफ तो 10 एंगस्ट्रॉम बताते, तो ये भी याद रखिएगा. शुगर फॉस्फेट बैकबोन मेकअप द डैश ऑफ द लेडर डीएनए. अच्छा, शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है आप इस डायग्राम में देखें तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है. अगर हम यहाँ इसको एक दफ़ा फिर विजिबल करें और मैं इसको जो है वो रेड कलर से मेंशन कर दूं तो यहाँ देखिएगा ये बैकबोन है.
ये बैकबोन है ये, और ये हमेशा बैकबोन जो है ना वो दो चीज़ों से बनती है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और दूसरा शुगर, ठीक है, यानी कि डीऑक्सीराइबो शुगर। तो यहाँ होगा द शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स मेकअप द, अब इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है ना वो डीएनए का क्या बनाते हैं, एंटीरियर रंग, पोस्टीरियर रंग या अपराइट्स। तो बेसिकली ये जो रंग्स होते हैं ये तो बनते हैं जो स्टेप्स होते हैं नाइट्रोजनस बेस, तो इसका आंसर होगा अपराइट्स ओनली, ये सिर्फ अपराइट्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये अपराइट्स होगा। डीएनए रेप्लिकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटली कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, तो हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है, हम ये पढ़ भी चुके हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिक्वायर्स, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में क्या चाहिए, अनवाइंडिंग चाहिए, यस, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चाहिए, ज्वाइनिंग चाहिए, यस, सभी अनवाइंड होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होनी चाहिए, ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, यस, ये सब होना चाहिए उसमें। DNA replication is called semi-conservative because dash of the original duplex appears in the duplex formed in the replication। तो इसका मतलब है कि हाफ, अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे हाफ पार्ट जो है ना वो हमेशा नए बनने वाले डीएनए का हाफ पार्ट पेरेंट डीएनए का होता है और उसका जो आधा हिस्सा होता है वो न्यूली असेंबल्ड डीएनए से बना होता है। 82 डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द, डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा कहाँ होगा, ऑन द राइबोसोम, जी नहीं, न्यूक्लियस के अंदर होगा, और अगर फेज पूछा जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा इंटरफेज के एस फेज में होता है। 83 द डैश इज एन इनहेरिटेड कंडीशन दैट कॉजेज यूरिन टू टर्न ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जब भी यूरिन पास करता है तो यूरिन जैसे ही कम्स आउट ऑफ द बॉडी और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है तो उस बीमारी को हम एल कैप्टोनूरिया कहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर भी उसको कहा जाता है। तो कंडीशन है एल कैप्टोनूरिया जिसमें होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन ह्यूमन बीइंग द डैश इज होल hereditary information that is encoded in the DNA of 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosome। तो इन ह्यूमन बींग्स जो है सवाल में पूछा गया है कि तो ह्यूमन बींग में चूंकि यूकैरियोटिक डीएनए है उसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों ही होंगे और म्यूटेन तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ जो है वो डीएनए सीक्वेंस के लिहाज से कंसीडर होता है। तो इन ह्यूमन बींग्स द जीनोम इज होल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन दैट इज एनकोडेड, यानी ह्यूमन बींग का पूरा जो जीनोम है वो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम के अंदर पूरा का पूरा एनकोडेड है। 85 क्या है, अ फोटोग्राफिक representation of the chromosomes of a single cell including the number, size and structure of the chromosome in the nucleus of a cell। जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स को उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज स्ट्रक्चर तो हम उसको कैरियोटाइप कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस कंडीशन को कैरियोटाइप कहते हैं। तो हम ये डिस्कस कर चुके थे जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, साइज एंड स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाएगा हम कैरियोटाइप, और उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को एडियोग्राम कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। थैंक यू स्टूडेंट। अल्लाह।